संपूर्ण भारत के छात्रगण और बिहार के छात्रगण खास करके जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है, आ गए तोहार के सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आई ठंडा के कारण जो है हमने के बहुत दिन से वीडियो में नहीं बना पा रहा था। एक तो असाधारण ठंड के कारण, दूसरा है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए, इसके कारण व्यस्तता बढ़ गई। लेकिन मैं आपको यूट्यूब पर एक से एक वीडियो आपको डालता रहूंगा ज्ञान के लिए। आप चाहे कहीं के भी हो, बिहार में किसी भी क्षेत्र के लिए हो, भारत में चाहे महानगर से हो या बिहार के राजधानी से हो या आप किसी भी जिले से हो, आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब पर भैया इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। और 10th का आपदा प्रबंधन का दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का और बाढ़ एवं सुखाड़ चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं। लाजवाब समझ में आएगा। पहला बाढ़ और सुखाड़ सब आदमी जानते हैं। पानी की अधिकता होगी, नदी जल प्लावित हो जाती है और जल प्लावित होने के कारण बांध तोड़ करके पानी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है जहां रिहायशी क्षेत्र में लोग रहते हैं, काफी नुकसान पहुंचाती है, वो बाढ़ कहलाता है। सुखाड़ कहलाता है कि जब बारिश कम होगी, सूखा हो जाएगा, फसल चौपट हो जाएंगे और भूमिगत जल नीचे गिर जाएगा, वो सुखाड़ की स्थिति होता है। ये सब आदमी जानते हैं, इसमें कोई। अब आता है कि बाढ़ और सुखाड़ आता क्यों है। तो देखिए, बाढ़ और सुखाड़ का सबसे बड़ा कारण है कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जानते हो। अरे रमेश माथुर से पूछ रहे, मारवो नस फाड़ दो, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी तुमको मैंने पूर्व में ही बतलाया था कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून जब गड़बड़ा जाता है, मानसून जब उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, तो दैट्स व्हाई द फ्लड कम्स। और सुखाड़ कब होता है कि जब मानसून बहुत ज्यादा हो गया तो बाढ़, आवश्यकता से अधिक वर्षा हुई बाढ़, और बहुत कम, यदि आवश्यकता जितनी वर्षा है उससे काफी कम हुई तो सुखाड़, काफी कम नहीं बल्कि उसके औसत से कम हुई तो सुखाड़। तो ये पूरे भारत में इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो कहीं न कहीं बाढ़ और सुखाड़ आते ही रहता है। ये अब एक सामान्य जीवन का एक तरह से अंग हो चुका है। अब आइए कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो प्रायः बाढ़ लाती ही लाती है। इनको शोक के भी नाम से जाना जाता है। शोक मीन्स क्या, तकलीफ दे। तो कुछ नदियां भी, जैसे बिहार में है कोसी नदी। जल्दी बोल, गणेश तोरे से पूछ रहे हैं बिहार का शोक किसको कहते, कोसी नदी। ये कई कंपटीशन में भी पूछ चुका है। आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश का शोक नहीं कहा जाता, बल्कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी, पश्चिम बंगाल में दामोदर तीस्ता नदी, गुजरात में नर्मदा नदी और असम में ब्रह्मपुत्र नदी। ये सब नदी, उड़ीसा में महानदी, ये सब नदी बराबर बाढ़ लाती। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक नदी कहिएगा तो ये बिहार का शोक, जिसको कोसी नदी कहते हैं। कोसी नदी में क्या है कि ये बांध जो तोड़ता है तो उस स्थिति में अन्य नदी में क्या है, बांध तोड़ता है, फिर जब पानी घट जाता है तो बांध को बंद कर दिया। तो कोसी नदी में बांध तोड़ने के बाद एक अलग ही धारा ही फूट पड़ती है, एक अलग ही नदी बन जाती है। प्रायः कोसी नदी जहां से 200 किलोमीटर कहा जाता है पूर्व तरफ खिसक चुकी है। तो कोसी नदी बार बार अपने रास्ता को बदलने के लिए जानी जाती है। तो ये कोसी नदी का यही बाढ़ खतरनाक कारण है। कोसी नदी के बगल में बसना, जो बसावट है, वो अत्यंत ही एक तरह से खतरे के मुहाने पर मान सकते हैं। आपने देखा होगा कि धार्मिक ग्रंथ में इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। जब बारिश नहीं होती है तो लोग इंद्र भगवान को पूजते हैं। आपने देखा होगा, लगान फिल्म आपने देखा होगा, काले मेघा आरे, उसमें गाना गाता है, इसमें गाना गाते हैं आमिर खान, और तब जाकर के बारिश होती है। उसी तरह इंद्र का जब स्तुति गान किया जाता है तो लोग समझते, अपनी धार्मिक मान्यता है कि यहां पर बारिश होती है। और कभी कभी क्या होती है कि इंद्र भगवान ज्यादा खुश हो जाते, इतने वर्षा कर देते हैं, जिसको कहते हैं अति वृष्टि। वृष्टि माने वर्षा, अति बहुत ज्यादा, अति वृष्टि हो जाता है। अति वृष्टि में ही बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो इस स्थिति में बाढ़ जब आता है तो फसल डूब जाते हैं, घर मकान बह जाते हैं, बहुत सारे लोग, उनकी भी क्षति होती है, माल मवेशी की क्षति होती है। ये बाढ़ बहुत ही नुकसानदायक होता है। जैसे कि 2008 में याद कीजिए कि कोसी नदी कुसहा बांध तट को तोड़ करके व्यापक जन विनाश लाई थी। 2007 में तो हमें याद है कि जहां पर हम रह रहे हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर बिहार में लगभग 24 जिला में बाढ़ आई थी और भयंकर बाढ़ आई थी। लगातार 3 माह तक पानी रही थी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बाढ़ में चले आती है। अब इसमें बाढ़ में आर्थिक क्षति, रोड की क्षति, बिजली की क्षति, कम्युनिकेशन संप्रेषण की क्षति, कई तरह से क्षति होती है।
तो एक तरह से अर्थव्यवस्था को ये 5 वर्ष पीछे कर देता है। अब एक बांग्लादेश का नाम आपने सुना होगा। बांग्लादेश भारत का जैसे नक्शा है, यहां पर बांग्लादेश है, देखिए बांग्लादेश पहले क्या था, 1971 से पहले, 1947 पहले भारतीय का हिस्सा था। 1947 के बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान अलग हो गया। 1971 में बांग्लादेश फिर पाकिस्तान से भी आपको अलग हो गया, पूर्वी बंगाल वो बांग्लादेश के रूप में वो गठित हुआ। तो उसमें बांग्लादेश में क्या है कि प्राय जो भारतीय नदियां हैं उसका ये वो ढाल इधर ऊंचा है, और इस ऊंचे ढाल से ये गिरते गिरते बंगाल की खाड़ी खुल जाती है, और बंगाल के बांग्लादेश से गुजरते हुए तो बांग्लादेश में जाते हुए उसका ढाल कम हो जाता है, ढाल कम हो जाता है, जिसके कारण बांग्लादेश में प्राय बाढ़ आती है। ये बांग्लादेश की त्रासदी है। लेकिन एक बात है, ऐसा नहीं है जब बाढ़ हमेशा नुकसान ही लाता है, उसमें कुछ फायदा भी होता है। क्या फायदा होता है? बाढ़ में फायदा, हाँ भाई, थोड़ा फायदा क्या है कि जैसे आप खेती करते 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 मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगती है, छीन होने लगती है, कम होने लगती है। तो बाढ़ में क्या होता है कि इसमें मिट्टी, गाद नदी की मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी बह करके आती है, वो खेत में फैल जाती है, जिसके कारण खनिज, ह्यूमस, मृदा ये सब खेत में परिपूरित हो जाता है। इसलिए देखिएगा कि जिस साल बाढ़ आवेगा उस साल वो फसल तो बर्बाद हो जाता है, लेकिन उसके अगले साल जबरदस्त फसल होता है, जम करके फसल होता है, गेहूं चावल सब कुछ जबरदस्त होता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि बाढ़ आने के बाद अगला साल किसान खुशी के गीत गाने लगते हैं। तो गीत गाने लगते हैं। अब आता है कि बाढ़ तो आता है, क्या बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है? क्या बाढ़ को रोका जा सकता है? हाँ, बाढ़ के नियंत्रण के उपाय कर सकते हैं। तो बाढ़ के नियंत्रण के उपाय कर सकते हैं, जैसे बांध का निर्माण। बांध यदि हम मजबूत रखें, बांध समय पर उसका मरम्मत करते रहें, तो उस स्थिति में वो बांध जल के दबाव को झेलने की क्षमता रखता है। बांध को नुकसान पहुंचाता है, जैसे चूहा तक नुकसान पहुंचा देता है, वहां पर कभी माल मवेशी बांध देते हैं, कभी लोग घर बना देते हैं, तो उसका भी नुकसान हो जाता है। इसके बाद मजबूत भवन का निर्माण करें। मजबूत भवन का निर्माण जिसमें पिलर होना चाहिए, बाढ़ यदि बांध टूट भी जाए तो उस स्थिति में घर बहे नहीं। तीसरा है कि घर ढाला या नदी के किनारे में बनाना चाहिए, कम से कम 250 मीटर दूर में तो घर जरूर बनाना चाहिए। इसके बाद अगला आते हैं कि बाढ़ में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़ प्रायः देखिएगा रोड को तोड़ देता है, रोड को ध्वस्त कर देता है, तो रोड के एक खास समय नहीं बल्कि एक खास दूरी पर बोल्डर डाला रहना चाहिए, ताकि उसके अंदर से पानी निकल जाए रोड पर। यदि पानी का निकलने का साधन नहीं हुआ तो वो रोड को तोड़ देता है, रोड को ध्वस्त कर देता है, रोड को बर्बाद कर देता है। तो निकलने के लिए जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और मकान पिलर युक्त होना चाहिए। जैसे देखिए ये मकान पिलर युक्त है, इसमें क्या है कि मकान ये मकान के बेस को बहुत मजबूत करता है। तो पिलर युक्त होना चाहिए, कंक्रीट युक्त होना चाहिए, बैंड युक्त होना चाहिए, और अच्छे सीमेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये इससे बाढ़ नियंत्रण में बहुत। और दूसरा फायदा क्या है, यदि पक्के का मकान है तो लोग यदि घर में पानी भी प्रवेश कर जाएंगे तो ऊपर छत पर जाकर के अपना जान बचा सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण के पूर्व प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण का देखिए पूर्व प्रबंधन किया जा सकता है। ये भूकंप जैसे आपको खतरनाक नहीं होता है, उसके बारे में नहीं जान सकते। बाढ़ में जब पानी बढ़ने लगे, मौसम की स्थिति खराब होने लगे, अतिवृष्टि की स्थिति बने, तो उस स्थिति में पहले पूर्व सूचना दे दीजिए। रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से स्थानीय प्रशासन ये सूचना दे सकती है, ताकि लोग ऊंचे स्थान पर, छत पर और अपने माल मवेशी, अपना महत्वपूर्ण सामान लेकर के चले जाएं। खास करके रेडियो, डंडा, कुछ दवा, टॉर्च, इन सबको लेकर के चले जाएं। और डॉक्टर्स दवाई की पर्याप्त व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। जानवर का चारा का व्यवस्था करना चाहिए, मवेशी जैसे गाय भैंस हुआ इनका। उसके बाद स्विमिंग जैकेट यदि हो, बहुत व्यक्ति को अब देखिएगा तैरने नहीं आता था। पहले के समय में बहुत अच्छा तैरने आता था। रमेश बाबू तुमको तैरने आता है? तू तो गांव का विद्यार्थी है। दिनेश बाबू तोरा हाँ एकदम बिल्कुल आता है, बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो तुम तैरना। लेकिन बहुत सारे अभी जो आधुनिक युग है उनको तैरना नहीं आता है, तो उन स्विमिंग जैकेट का रहना चाहिए। ये डूबता नहीं, स्विमिंग जैकेट पहन लेने से इसमें डूबने का खतरा नहीं रहता है। आप देखिएगा कि जब बाढ़ का देखने के लिए कलेक्टर या एसपी जाते हैं क्षेत्र में, या प्रशासनिक अधिकारी, तो वो सरकार की तरफ से जैकेट दे दिया जाता है कि यदि नाव उलट भी जाए, पलट भी जाए, तो उनकी जान बच जाए। उसके बाद
बाढ़ जब पानी उतरने लगता है तो महामारी फैलने का डर रहता है। तो इस स्थिति में मृत जानवर या जो मृत उसको जल्द से हटाया जाए, डीडीटी का छिड़काव किया जाए, ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाला जाए ताकि जो दूषित जल है उसका प्रभाव कम हो, क्योंकि हैजा फैलने का डर रहता है। कौन सा बीमारी बाढ़ के बाद फैलता है? हैजा। प्रायः कई तरह के बीमारी, जैसे पशु को भी हो सकता है, पशु को भी हो सकता है कि पशु जब भीगा हुआ चारा खाने लगता है तो उसके लीवर या आंत में जाकर के नुकसान पहुंचता है। तो ये आपको और स्वयं सेवी संस्था जितनी भी है उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि किस तरह से बाढ़ का नियंत्रण करें। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बांध परियोजना। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। बी रेडी। अरे अर्तिया तू तैयार हो जो। हाँ, भाखड़ा नांगल ये सतलज नदी पर बना हुआ है और गोविंद सागर जलाशय इसलिए बनाते हैं, उसका फायदा होता है कि जैसे जल जब बहुत हो जाता है तो उसको संग्रह कर लेते हैं, उससे विद्युत का उत्पादन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, बाढ़ नियंत्रण करते हैं, कई सारे, और पर्यटन से भी पैसा कमाते हैं। उसी तरह नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है और सरदार सरोवर परियोजना उसको हम लोग कहते हैं। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर। कौन नदी पर नागार्जुन परियोजना? जल्दी बोल रजीबा तोरे से पूछ रहे। नागार्जुन परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है। नर्मदा नहीं, सॉरी कृष्णा नदी पर। इसके बाद कावेरी परियोजना, नाम ही जानते हैं, कावेरी नदी पर बनी हुई है और इस पर कृष्णा सागर आपका डैम बना हुआ है। रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर बनी हुई है, इस पर पंत सागर जलाशय बना हुआ है। सबसे ज्यादा भाखड़ा नांगल है सतलज नदी, याद रखना। राजीव बाबा थोड़े से पूछ रहे भाखड़ा नांगल किस नदी पर बना है? सतलज नदी। बहुत बढ़िया बात। और ये भारत का नक्शा है, इसमें आपको बतलाया कि भारत का पश्चिमोत्तर, ये इसका ढाल इस तरह का है। पानी जब भी होगा तो ऊपर से नीचे गिरेगी। तो ये आप देखिएगा गंगा नदी यहां से बहते हुए निकलते बंगाल की खाड़ी मिलती है। ढाल धीरे धीरे कम होता है। बांग्लादेश में जाकर के ढाल इतना कम हो जाता है, कई जल वितरिकाएं कहते जैसे इस तरह का वो आपको फट जाएगा और उसमें जाकर के बंगाल के खाड़ी में मिलती है। और ये आपका घर बनाने का तरीका है जो कि आपको पूर्व में बतला दिया गया है। अब आता है सुखाड़ को क्या नियंत्रण कर सकते हैं? जी हाँ, सुखाड़ को भी नियंत्रण कर सकते हैं। अभी क्या है, गर्मी में भूमिगत जल स्तर नीचे गिर जाता है, इसलिए आप बिहार में देखिएगा नल जल योजना भी शुरू की गई है। उसके लिए कि जिस समय वर्षा होती है तो उसमें वाटर सेट मैनेजमेंट किया जाए। छत पर बड़ा सा टैंक बना लिया जाए, उसको पाइप के माध्यम से भूमि के अंदर पानी पहुंचा दिया जाए। ये होना चाहिए। दूसरा और है तालाब का मरम्मत करना चाहिए। अभी हो रहा है, गांव में हो रहा है। 7 निश्चय पार्ट 2 में आप बिहार में देखिएगा सभी तालाब का मरम्मत किया गया है। कुआं का फिर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। गड्ढा जलाशय जितना उसको जीवित किया जाना चाहिए। पानी बेवजह का नहीं बहाया जाना चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें जिसमें कम जल खर्च होता है, ज्यादा पटवन होता है। नहर का निर्माण किया जाना चाहिए और बांध परियोजना से नहर को कनेक्ट करना चाहिए ताकि भूमिगत जल दोहन ये कम से कम हो। तो इन सब तरह से हम सुखाड़ प्रबंधन कर सकते हैं। तो आज मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं से विदा ले रहा हूं। आज बड़े भैया जब फ्री में चैनलवा है सुनील जी खाटी बिहार तोहार का अपन चैनलिया बा, एकरा काहे सब्सक्राइब कराता रहो, एकरा सब्सक्राइब करो। एक पैसा तोरा के लागी। यू वॉन्ट हैव टू पे द सिंगल रुपीज फॉर द सब्सक्राइबिंग सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब। और बहुत जल्दी मैं आपको अगले चैप्टर के लिए भी मिलूंगा। और इसी के साथ जय बिहार जय भारत।